तर यो त कहीँ न कहीँ एउटा ट्रेड त बसिरहेको छ नि त हामीलाई कि होइन कि हाम्रो जमिनलाई चाहिँ कहिले पनि कुन प्रकारले हुन्छ होइन खोज्ने काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ नि त। यसको चाहिँ के, किनकि अगर जब फ्री होल्ड ल्यान्ड जब युनिभर्सिटीलाई दिनु सक्छ भने त्यो ल्यान्ड त हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि दिनु सक्ने रहेछ नि त, हो कि होइन? त्यो त कहीँ न कहीँ आयो नि त, त्यो ल्यान्ड उहाँ दिनु सक्छ भने यता दिनु सक्छ नि त। भरे त्यहाँ उहाँले पैसा लिएर गर्छ तर यहाँ एउटा च्यारिटीको नाममा गर्नु सक्छ नि त, पहाडको लागि एउटा गिफ्ट पनि हुनेछ भनेर होइन। तर यसको लागि चाहिँ होइन पर्मानेन्टली के गर्नुपर्ने छ, कस्तो खाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अगर सपोज यो यसको विरोध गरे भने पनि, आन्दोलन गरे भने पनि होइन कस्तो खाले प्रस्ताव चाहिँ तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ कि हामीले चाहिँ सरकार बङ्गाल सरकारको होइन सामने चाहिँ राखौँ, ताकि भविष्यमा चाहिँ खालि यस्तो खाले चाहिँ होइन जमिन खोज्ने चाहिँ उहाँको नीति चाहिँ नहोस् भनेर। हजुर, अल्टिमेट सल्युसन भनेको तपाईँले भने जस्तो पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको त अलग राज्य नै हो। जब यो क्षेत्रलाई मिलाएर अलग आफ्नो राज्य बनिन्छ अनि आफ्नो सरकार बनिन्छ, विधानसभा बनिन्छ, त्यसपछि त जे कानुन पनि आफूले बनाउन सक्छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा एकदमै यसको के भन्नु, यसको सुरक्षा चाहिँ अलग राज्यले नै दिन्छ, यसमा त कुनै डाउटै छैन, अलग राज्य नै हो। अब त्यसरी नै सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल त्यसै मागेको होइन नि, गोर्खाल्यान्ड त्यसै मागेको होइन नि, यही कुराहरू हो नि त, यही समस्या हो नि त होइन। तर अहिलेको लागि अलग राज्य यदि हुँदैन, भइहाल्दैन भने जुन हामीलाई क्षेत्रीय प्रशासन दिएको छ त्यसले पनि गर्नु सक्नुपर्ने थियो। अब अहिले चाहिँ यो घटनाले चाहिँ के भएको छ भने नि, जुन डिटिए छ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेसन, जहाँ चाहिँ 57वटा विभागहरू ट्रान्सफर भएको छ अनि त्यो जसमा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म र काउजी डिपार्टमेन्ट पनि पर्छ, जहाँ चाहिँ जग्गा जमिनको जसलाई चाहिँ जिटिएले गर्नुपर्ने हो। तर जिटिए पनि एक्सपोज भएको छ यो घटनाले चाहिँ। अब मलाई यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मलाई शङ्का छ कि अब यो 30% को जुन चाहिँ विरोधले चाहिँ कहीँ न कहीँ जिटिएलाई अब खतरा भएको छ। अब जिटिए चाहिँ स्क्रैपमा जान्छ, जिटिए को चाहिँ अब विरोध पक्कै मान्छेले गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने जिटिए चाहिँ काम नलाग्ने नै रहेछ। जिटिए को व्यवस्था दुनियाँ खेसरामा जे दुनियाँ लेखे तापनि, जुन पावर दिँदा पनि, तर जिटिएमा अहिले जो बसेका छन् उहाँहरूले त्यो पावरको कुनै युटिलाइज गर्न सकेको छैन, या त सरकारले त्यो खाली कागजमा मात्रै दिएको छ, कुनै ह्यान्डओभर भएको छैन। त्यो त स्पष्ट भयो नि त, किनभने जिटिएलाई नसोधिकन जिटिए एउटा स्वायत्त शासन हुँदा हुँदै जिटिएको अन्डरमा यो सबै हुँदा हुँदै पनि जिटिएलाई एक शब्द नसोधिकन यो गर्नु भनेको त त्यो जिटिए त भएको नभयो, यो त कामै नलाग्ने कामै नलाग्ने चिज हुनुको कारणले गर्दाखेरि त त्यसै कारण मैले तपाईँले अघि सुरुमा भन्दाखेरि किनकि यसलाई चाहिँ एउटा हामीले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि पनि एउटा माग्दाखेरि कतिसम्म चाहिँ सही हुन्छ होला र, किनकि कहीँ न कहीँ यस्तो खाले त बारम्बार होइन हामीले बङ्गाल सरकारबाट त यस्तो हामीले हेरिरहेको छौँ। कहिले 5 डेसिमलको नाममा होस्, तर सर्वेको नाममा उहाँले जमिनहरू त्यो गरिरहेको छन् होइन। यो सबै नीतिहरू उहाँको छँदैछ र यो चाहिँ अहिले राइट समय जस्तो तपाईँले लागेको छैन कि, किनकि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि यसको पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो। तर अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि नै किन चाहिँ यो एउटा मुहिम सुरु गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ, किनकि जति पनि अहिले सङ्घ सङ्गठनहरू हामीले एक भएको देखिरहेको छौँ, जति पनि अराजनैतिक र राजनैतिक दलहरू पनि हामीले सँगमा बसेर काम गरेको अहिले हामीले त्यो पहाडमा त्यो देख्न पाइरहेको छौँ होइन। खालि जिटिएलाई छोडेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सही समय लाग्दैन कि सबै सङ्घ सङ्गठन र पोलिटिकल पार्टी र होइन राजनीतिक दलहरू चाहिँ अहिले एकट्ठा भएर चाहिँ यसको अझै एउटा अब लास्ट एउटा होइन मुहिम सुरु गरिदिनु पर्ने जस्तो लागेन। किनकि एउटा सबसे ठुलो बेनिफिट के छ भने 26मा ठुलो इलेक्सन पनि छ तपाईँको, अनि 26मा ठुलो इलेक्सन हुनुको कारणले गर्दाखेरि इभन केन्द्रमा बिजेपी जो छ, बिजेपीले पनि दाउ एकदम गिद्धे नजरले बङ्गाललाई हेरिरहेको छ। दिल्लीमा उहाँले जिते, अब यो बङ्गाललाई पनि उहाँले सोचिरहेको छ कि बङ्गाललाई पनि लिउँ भनेर, अनि उहाँको लागि पनि एउटा यो ठुलो एउटा वेपन हुनु छ कि होइन हामीले बङ्गाललाई चाहिँ अलिक अलग गऱ्यो भने मेबी पावर पनि डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ र हामीले बङ्गालमा आफ्नो नीति आफ्नो जान सक्छ भनेर। अफिसमा डिलिमिटेसन पनि छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले भनेको सही हो कुरा कि सोझै किन चाहिँ 40% को विरोध गरिरहने, बरु सोझै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भन्ने। तर अघि तपाईँले नै अघि भन्नुभयो नि मान्छे तयार छ के त भन्ने होइन। अब हो त्यो कुरा नै मेन कुरा हुन्छ। अब नेतृत्वहरू त चाहन्छ यो आन्दोलन गर्नुपर्छ, अलग राज्य नै सपना, यहाँको गोर्खाको सपना भन्ने पनि अलग राज्य हो र शहीदको सपना नै अलग राज्य हो। तर अलग राज्यको लागि आन्दोलन गर्न तयार छ कि छैन जनता, त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएको जुन चाहिँ आपतकालीन स्थिति छ, 30%ले हामीलाई जुन खालके जमिनहीन भूमिहीन बनाउन आँटेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम तुरुन्त अहिले क्या अब सर्ट टर्ममा हामीले गरिहाल्नु पर्ने कुरा हो र लङ टर्ममा यसको सल्युसन भनेको चाहिँ अलग राज्यले नै दिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब जनता यदि तयार हुन्छ, भोलिको दिनमा जनता निस्किन्छ र लङ टर्म सल्युसनमा जान्छ। यो सर्ट टर्म छोडिदियो, यो बोनस यो के अरे यो 30% 5 डेसिमलको कुरा छोडिदियो, सिधै गोर्खाल्यान्ड भनेर यदि जनताले नै भोलि सडकमा निस्केर भन्नु थाल्यो भने त नेतृत्वले होइन हामी रेडी छैन भन्ने कुरै आउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समयले बताउँछ। र अहिले चाहिँ तुरुन्त हामीले गरिहाल्नु पर्ने सर्ट टर्म र अहिले आएको आपतकालीन स्थिति भनेको चाहिँ 30% हो। यो चाहिँ लागू भयो दिदी भनेदेखि चाहिँ पहाड भत्ताभुङ्ग हुनेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि
अहिले यो विरोधमा उत्रिँदा मैले भनिहालेँ सरकारको यो हामीप्रतिको नीति कस्तो हुन्छ, जिटिएलाई दिएको पावर या त जिटिएले फेरि पुनः फर्काएर ल्यायो र ल्यान्डहरूमा आफ्नै नियम बनाउन थाल्यो भनेदेखि त सायद त्यो फेरि अलिक साम्य भएर पनि जाला है, पर्मानेन्ट नभए पनि टेम्परेरी रूपमा। तर यदि अझै सप्रेसिभ मोडमा यदि राज्य आउँछ, सरकार आउँछ, अझै दबाउनु खोज्छ भनेदेखि त स्प्रिङलाई जति जोडले दबायो त्यसले त्यति जोडले फ्यान्छ। अब फ्याँकेर चाहिँ अब त्यो कहाँ गोर्खाल्यान्डसम्मै पुग्दैन चाहिँ भन्नु सक्दिनँ, नकार्न चाहिँ सकिँदैन, त्यो हुनै सक्छ, मलाई त्यस्तो जस्तो लाग्छ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी, जो है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है, इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे जूझने के लिए किसी भी लेडी को क्या करना चाहिए। तो मेनोपॉज क्या है? जब लगातार 12 महीने तक किसी भी लेडी का पीरियड ना हो, एक ही बार में जब उसका लास्ट पीरियड हुआ उसके बाद अगर 12 महीने तक बिल्कुल भी किसी भी तरह का ना स्पॉटिंग ना ब्लीडिंग कुछ भी ना हो, तो हम बोलते हैं कि इस लेडी का मेनोपॉज हो गया है। मेनोपॉज होने से 4-5 साल आगे से मेनोपॉज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें एक लेडी के पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं और कुछ मेनोपॉजल सिम्टम्स आने लगते हैं। उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड। और मेनोपॉज जब 1 साल तक पीरियड बंद हो जाता है, उसके बाद के समय को हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। तो इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो एक लेडी एक्सपीरियंस करती है, इरेगुलर पीरियड्स। कभी पीरियड्स शुरू में बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं। एक लेडी जिसके पीरियड हमेशा 28-30 दिन पर या 32 दिन पर आते थे, अचानक से वो देखती है कि मेरे पीरियड्स 15 दिन में या 20 दिन में आने लगे हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। शुरू में जल्दी जल्दी आने लगते हैं, फिर कुछ समय बाद 2 पीरियड्स के बीच का गैप बढ़ने लगता है। कभी पीरियड 1.5 महीने में आता है, कभी 2 महीने में आता है, कभी 3-3 महीना नहीं आता और कभी कुछ महीने फिर से रेगुलर आने लगते हैं। तो इरेगुलर पीरियड्स इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। सेकंड, हॉट फ्लैशेस। किसी भी लेडी को अचानक से तेज गर्मी लगती है, उसके बाद उसको पसीना आता है और फिर उसको ठंड लगती है। ये एक नॉर्मल सिम्टम ऑफ मेनोपॉज है। थर्ड, भूलना। लेडी भुलक्कड़ हो जाती है, वो जाती है किसी रूम में और उसको अचानक से याद नहीं रहता कि मैं क्या लेने यहाँ पर आई थी। छोटी छोटी बातें आप अभी याद रखते हैं, 1 मिनट बाद भूल जाते हैं। चौथी चीज, एंग्जाइटी। बात बात पर, छोटी छोटी बात पर आपको टेंशन हो जाती है। 5वीं चीज, स्लीप डिस्टर्बेंस। जिसको रात में बढ़िया से नींद आती थी, अभी नींद ठीक से नहीं आती है। 6ठी चीज, आपके बाउल डिस्टर्बेंस होने लगता है। जिसको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई, वो भी अभी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस कर सकता है। ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल चेंज हो जाता है। अब आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि जैसे मेरा यूरिन लीक कर जाएगा, क्योंकि आपकी मसल्स धीरे धीरे वीक हो रही हैं बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। इसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। स्टूल्स पास करने में डिफिकल्टी आ सकती है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, भूलने की आदत, बालों का पतला होना, बाल झड़ने लगते हैं, स्कैल्प दिखने लगती है, मांसपेशियां लूज होने लगती हैं, जॉइंट्स में जगह जगह पेन होने लगता है, रात में नींद पूरी नहीं होती, इसके लिए दिन में चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, ये नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज है। स्किन का बहुत ड्राई हो जाना, जिनको कभी भी ड्राइनेस की शिकायत नहीं थी, उनको भी अभी स्किन बहुत ड्राई लगती है। वेजाइनल ड्राइनेस हो जाना, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स बहुत पेनफुल इंटरकोर्स होना बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। तो ये सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। इनसे बचने के लिए आप बच तो नहीं सकते, क्योंकि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इनसे कॉम्बैट करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए एक लेडी खुद से क्या कर सकती है? देखिए, ये सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मेनोपॉज सबका आना ही है और इस टाइम को सबको निकालना ही है। तो इसको हंसते हंसते निकाला जाए। तो इसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट, खुद में अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है। घर वालों को ये समझना जरूरी है कि ये मेनोपॉज के दौरान है एक लेडी और इस समय इसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ये बिना बात के भी गुस्सा कर सकती है, जिसपे हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना है। अब किस तरह की डाइट एक लेडी को लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर मसल लॉस होने लगता है। जो एक हार्मोन ईस्ट्रोजन, जो जब एक लेडी का पीरियड शुरू होता है तब से उसके अंदर उसके साथ था, वो ईस्ट्रोजन अब धीरे धीरे
डाउन हो रहा है या डाउन हो चुका है, तो इसकी वजह से उस लेडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए उसको ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिनमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है, फाइटोएस्ट्रोजन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि सोयाबीन रिच प्रोडक्ट, सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन कर्ड, सोयाबीन पनीर, जैसे कि टोफू, लेंटल्स, दालें तरह तरह की, हाई प्रोटीन खाना खाना चाहिए जिससे कि मसल मेंटेन रहे। फाइबर प्लेंटी ऑफ मात्रा में लेना चाहिए ताकि आपको जो बाउल डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो ना आए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स की एडिक्वेट मात्रा आपको लेनी चाहिए। डाइट आपकी रिच इन प्रोटीन, लो इन फैट एंड लो इन कार्ब रहे तो अच्छा है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप हाई अमाउंट में ले सकते हैं। लेडी को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें कि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज उनको ज्यादा करनी चाहिए ताकि उनके मसल्स स्ट्रांग हो, और ज्यादा कार्डियो को अवॉइड करना चाहिए ताकि जॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। इस एज में बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होने लगती है। नॉर्मली तो धूप से आप विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका एजिंग होता है आपका धूप से विटामिन डी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी घट जाती है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी एक लेडी को लेने चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी वो अपने डॉक्टर से सलाह करके ले सकती हैं। कुछ मल्टीविटामिन भी वो अपने डॉक्टर से सलाह करके ले सकती हैं। हॉट फ्लैशेस से बचने के लिए एक लेडी को चाहिए कि हमेशा लूज कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ठंडे एनवायरनमेंट में रहें, ज्यादा इस तरह की चीजों का सेवन ना करें जिससे कि उनको तेज गर्मी लगती है, जैसे कि बहुत स्पाइसी फूड, एल्कोहल, कैफीन, स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्ट्रॉन्ग चाय, बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रहना या बहुत ज्यादा आउटडोर रहना, इस सबको अवॉइड करना चाहिए। सोते समय बहुत सारे लोगों को बहुत सीवियर हॉट फ्लैशेस की शिकायत होती है, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने बेडरूम का टेम्परेचर लो रखें, ढीले ढाले कपड़े पहने, और इसके अलावा पानी की मात्रा आपके बॉडी में एडिक्वेट रहनी चाहिए। आपको अपने हाइजीन का भी खास ख्याल रखना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी भी तरह से आपको इन सब सिम्टम्स में आराम नहीं पड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमेशा डॉक्टर की सलाह में और उसकी देखरेख में ही लेनी चाहिए। इसके बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपके डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो लेने से ना बचें। तो रेगुलर सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक्सरसाइज, गुड डाइट, अच्छे एक फ्रेंड सर्किल को ज्वाइन करिए, रेगुलर योगा करिए। ये सभी अगर आप करती हैं तो आप मेनोपॉज से और इसके साथ आने वाले सिम्टम्स से काफी हद तक लड़ सकती हैं। थैंक यू।